मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। स्पेशल टॉपिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। अगर कोई कंपाउंड AB है और सॉलिड स्टेट में है, इसे हम गर्म करें तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये लिक्विड स्टेट में आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये गैसियस स्टेट में आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, या तो एक कंपाउंड बने या फिर ये एक से अधिक कंपाउंड में टूट जाए। इसे मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना कहलाता मेल्टिंग। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। और इसे कहेंगे न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। इन दोनों सिचुएशंस में कंपाउंड AB का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन इनमें तो सेम ही रहता है और इस वाले में चेंज हो जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे कंपाउंड में बदलने से होता है। अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये नए कंपाउंड में चेंज नहीं होगा, और अगर कम होगी तो ये आसानी से चेंज हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी वास्तव में नए कंपोजिशन में चेंज होने से रिलेटेड होती है। कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो कोवैलेंट कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चाहे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें और चाहे टॉप टू बॉटम मूव करें। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है लिथियम क्लोराइड LiCl BeCl2 AlCl3। दूसरा है NH3 H2O HF। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे NH3 PH3 ASH3 SDH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O H2S H2SE H2Te। नेक्स्ट है HF HCl HBr
H। ये दोनों एग्जांपल लेफ्ट टू राइट कंपाउंड्स के हैं और ये टॉप टू बॉटम। हमें ये देखना होगा कि जो दो एलिमेंट हैं इनमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार इंक्रीज होती है और अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर कम होती है। तो यहां पर हम अगर देखें तो लिथियम एल्कली मेटल का एलिमेंट हुआ और ये हैलोजन है। इससे पहले ऑक्सीजन फैमिली होगी, उससे पहले नाइट्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएगी एल्कली मेटल, ये हो गई एल्कली मेटल्स और ये हो गई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये एल्कली मेटल है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है लेकिन ग्रुप 2 को बिलोंग कर रही है। तो यहां से और हैलोजन्स यहां होंगी, क्लोरीन लास्ट वाले ग्रुप में होती हैं। तो यहां से यहां का डिफरेंस ज्यादा है और ये वाला डिफरेंस कम है। तो इसका मतलब ये हुआ Li और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा और Be और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ कम होगा और Al यहां पर होगा। तो Al और इसका देखेंगे हाइड्रोजन का, मतलब मीन टू से क्लोरीन का, तो ये डिफरेंस और भी कम होगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा होती है फ्लोरीन। तो डिफरेंस यहां पर बढ़ेगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। उससे कम होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उससे भी कम होगा ऑक्सीजन और इसमें। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो लगातार डिफरेंस भी कम होता जाएगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। अब हम आयनिक कंपाउंड्स में देखेंगे। आयनिक कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी अनायन पर डिपेंड करती है और अनायन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो एटॉमिक अनायन, या इसी कह सकते हैं स्मॉल साइज्ड एनायन लाइक हैलाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पॉली एटॉमिक एनायन हो, पॉली एटॉमिक एनायन और लार्ज साइज एनायन। तो जब मोनो एटॉमिक एनायन होगा उसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण कैटायन और एनायन के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा।
या ये हम कहें कि इसकी लैटिस एनर्जी पर ये थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। अब टॉप टू बॉटम, या ये इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी कम होती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। जैसे LiH, NaH, KH, RbH और CHS में CSH में थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। इसी तरीके से अगर हम ऑक्साइड देखें, चाहे एल्कली मेटल्स के लिए, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन टू से ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए, तो BeO, MgO, CaO, SrO, BA, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा और लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर कम होती है। क्यों कम होती है? तो उसका रीजन मैं यहां लिखे दे रहा हूं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R एंड R इज इक्वल टू R प्लस R माइनस। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे एनायन तो सेम ही है, कैटायन का साइज लगातार बढ़ेगा और जब कैटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी साइज के मीन टू से डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन के एंटी प्रोपोर्शनल है, आर के एंटी प्रोपोर्शनल है, इसलिए आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यू की वैल्यू कम होगी और टॉप टू बॉटम जाने पर आर की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, और जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ये तो रहा मोनो एटॉमिक एनायन के लिए। अब हम देखेंगे मोनो एटॉमिक एनायन मीन्स जिसमें एक ही एटम। अब हम देखेंगे पॉली एटॉमिक एनायन और लार्ज साइज एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। तो जब लार्ज साइज का एनायन होता है उसे अच्छी तरीके से लार्ज साइज का कैटायन ही होल्ड कर सकता है। अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर पाएगा और अगर छोटा होगा तो उतने अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to size of cation, mean to say R plus, as larger sized cation hold better to anion। एनायन को लार्ज साइज का कैटायन अच्छी तरीके से होल्ड करेगा। अगर स्मॉल साइज का होगा, जैसे लिथियम कैटायन है और लिथियम कार्बोनेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अपनी ओर खींचते हैं और अपनी ओर खींचने से
ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं। और जब इसे हीट किया जाएगा तो ये टूट जाएगा Li2O और CO2। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर मोनो एटॉमिक एनायन होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, और लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। मैंने एग्जांपल बता दीजिए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन भी होगा, इसमें मैंने हाइड्राइड आयन नहीं लिखा, हाइड्राइड आयन हो गया। और जब पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी मजबूती के साथ बड़े साइज के एनायन को होल्ड करेगा। तो अगर छोटे साइज के होंगे तो मैंने बताया कि वो जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देते हैं, या ये कहें कि बॉन्ड्स को कमजोर कर देते हैं, तो गर्म करने पर वो टूट जाते हैं। ये तो रहा कि कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो पॉलीएटॉमिक एनायन के होंगे इन केस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, मीन टू से एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेरे बेटे अब हम कुछ कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, और उनमें पहला है हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, परऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल। मैंने बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन containing salt is directly proportional to size of cation। कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें बड़े आकार के एनायन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम। तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया साइज ऑफ कैटायन, और साइज ऑफ कैटायन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये सभी एल्कली मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एल्कली मेटल नाइट्रेट, एल्कली मेटल सल्फेट, एल्कली मेटल क्लोरेट एंड परक्लोरेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो है वो लार्ज साइज वाले एनायन है, लार्ज साइज वाले एनायन है। इनका साइज काफी बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्साइड आयन। और ऑक्साइड आयन में, ऑक्साइड आयन मोनोएटॉमिक एनायन होता है, तो उसमें जो मोनोएटॉमिक एनायन होते हैं, मैंने बताया था कि मोनोएटॉमिक एनायन में इस थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, और लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमने जितने भी लिखे हैं सभी पॉलीएटॉमिक एनायन हैं, और सभी में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, और जब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो उसमें
एनायन को, पॉली एटॉमिक एनायन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सभी केसेस में जो सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। सभी में टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। केवल उन्हीं सॉल्ट्स में थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है जिनमें मोनो एटॉमिक एनायन होता है या स्मॉल साइज का एनायन होता है। तो ये तो रहा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर जनरली आयनिक। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए स्पेशल टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।